Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. In the air, Sreesanth takes it. India win. Unbelievable scenes here at the Bull Ring. India, the world champions. इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं, एक रिलीजन है और हर बड़ा टूर्नामेंट हमारी 140 करोड़ पॉपुलेशन के लिए एक फेस्टिवल, फिर चाहे वो आईपीएल हो या फिर वर्ल्ड कप। बट यू नो व्हाट्स इंटरेस्टिंग, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम क्रिकेट को इंग्लैंड रूल करता था, मे बी बिकॉज इस गेम की शुरुआत वहीं से हुई थी और इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया की कोई जगह ही नहीं थी। अरे इस बार तो ईस्ट अफ्रीका भी नहीं खेल रही, हराओगे किसको? पर हमने अपनी जगह बनाई 1983 में, जब पहली बार हम वर्ल्ड कप जीते। इंडिया की इस हिस्टोरिक विन के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू कि इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में जितना इम्पोर्टेंट 1983 वर्ल्ड कप था, शायद उतना ही या फिर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था 1987 वर्ल्ड कप। ये वो पहला वर्ल्ड कप था जो इंग्लैंड में नहीं बल्कि एक दूसरी कंट्री में ऑर्गेनाइज किया गया, और वो कंट्री थी इंडिया, जो अपेरेंटली उस टाइम की एक हाईली अनस्टेबल और फाइनेंशियली वीक इकोनॉमी थी। बट देन द क्वेश्चन इज, हाउ डिड वी डू इट? वेल, बिकॉज ऑफ वन मैन नेम्ड धीरूभाई अंबानी। ऑफ ऑल द revolutions that Ambanis have brought to India, here's the story of the cricket revolution they brought. विश्व कप इंग्लैंड से पहली बार बाहर निकला और भारत और पाकिस्तान में आयोजित। सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतना पैसा कहां से आएगा, और यही धीरूभाई अंबानी की एंट्री। धीरूभाई अंबानी ना होते तो शायद आज भी विश्व कप इंग्लैंड में हो रहा होता। Wherever we go, we would like to be number one. This is my dream for the land. In fact, it is my dream for the India. Hi guys, I'm Inder Kapoor and this is the story of the 1987 World Cup, also known as the Reliance Cup. ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1983 वर्ल्ड कप से। आफ्टर बीटिंग इंग्लैंड इन द सेमीफाइनल्स, इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करती है, जो हर बार इंग्लैंड के सबसे प्रेस्टिजियस स्टेडियम लॉर्ड्स में खेला जाता है। वर्ल्ड कप फाइनल और लॉर्ड्स ये किसी ड्रीम से कम नहीं था, ना सिर्फ उन इंडियन क्रिकेटर्स के लिए जो उस साल वर्ल्ड कप खेल रहे थे, बल्कि उन सब इंडियन फैंस के लिए जो इंडिया को जीतते हुए देखना चाहते थे। इन्हीं फैंस में से एक थे इंडिया के एक रिनाउंड पॉलिटिशियन सिद्धार्थ शंकर रे, जो ये वर्ल्ड कप फाइनल देखना चाहते थे। एंड सो ही कॉल्ड हिज डियर फ्रेंड, अ फेलो पॉलिटिशियन एंड आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई, एनकेपी साल्वे। उस कॉल पे उन्होंने साल्वे से 2 टिकट्स अरेंज करने के लिए रिक्वेस्ट की एंड साल्वे अग्रीड। ये कॉल डिस्कनेक्ट होते ही साल्वे ने वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइजर्स, दैट इज इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड एमसीसी को कॉल किया एंड आस्क्ड फॉर 2 टिकट्स। साल्वे के लिए ये कॉल बस एक फॉर्मेलिटी थी। वो जानते थे कि वो 2 क्या 20 टिकट्स भी रिक्वेस्ट करेंगे तो भी उन्हें वो मिल जाएंगी। आफ्टर ऑल इंडियन टीम फाइनल्स में थी। बट गेस व्हाट, साल्वे वाज रॉन्ग। Hi, this is NKP Salve, the president of the Indian Cricket Board. Can I request for 2 more tickets to the World Cup final? Hello sir, we have already sent you 2 tickets for the match. You can use them if you want, but we are sorry. We won't be able to give you any more. I understand, but साल्वे फेल्ट इंसल्टेड। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट होने के बाद भी वो सिर्फ 2 टिकट्स भी अरेंज नहीं कर पाए। उस दिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से इंडिया लेकर आएंगे। 35 साल पहले हम लोग आजादी जीते, मगर इज्जत जीतना अभी बाकी है कप्तान। A few days later, साल्वे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड नूर खान से मिले और ये पूरा इंसिडेंट बताने के बाद साल्वे टोल्ड हिम कि वो चाहते थे कि वर्ल्ड कप इंडिया में होस्ट किया जाए, लेकिन वो ये भी जानते थे कि इतना बड़ा इवेंट इंडिया अकेले हैंडल नहीं कर सकता था। This was when नूर खान gave him an idea. What if we host together? मतलब इंडिया और पाकिस्तान एक साथ। To साल्वे, the idea made perfect sense. अब बस उन्हें ये आइडिया प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ शेयर करना था। वर्ल्ड कप जीतने के बाद साल्वे इंडियन टीम के साथ इंदिरा गांधी को एक फेलिसिटेशन सेरेमनी में मिले और तब उन्होंने मिस गांधी को अपना ये ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस बताया, जिसे सुनने के बाद इंदिरा गांधी ने सिर्फ वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ ऑर्गेनाइज करने के लिए अग्री किया। लेकिन वो जानती थी कि एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए उन्हें फंड्स चाहिए थे, जो ना वो खुद अफोर्ड कर सकती थी और ना बीसीसीआई, इसलिए उन्हें एक स्पॉन्सर की जरूरत थी। दिस वाज व्हेन शी कॉल्ड अ मैन शी न्यू कुड हेल्प, धीरूभाई अंबानी। नेक्स्ट डे धीरूभाई मिस गांधी से उनके ऑफिस में मिले, जहां उन्हें इस वर्ल्ड कप के बारे में बताया गया। टू दिस धीरूभाई अंबानी रिप्लाइड कि अगर आप वर्ल्ड कप इंडिया में ले आए तो मैं एक ब्लैंक चेक ऑफर करूंगा।
साल्वे के लिए ये फंडिंग सिक्योर करना एक बहुत बड़ी विन थी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि इंग्लैंड अपनी मोनोपोली इतनी इजीली गिव अप नहीं करेगा, एंड दैट इज व्हाई ही मेड अ प्लान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दैट इज ICC एक ऐसी बॉडी है जो ग्लोबली क्रिकेट को गवर्न करती है। 1983 में इस काउंसिल में 7 मेंबर्स थे, जिसमें से सबसे पावरफुल थे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इंटरनेशनल क्रिकेट की कोई भी पॉलिसी इनके अग्रीमेंट के बिना पास नहीं होती थी। साल्वे जानते थे कि वर्ल्ड कप को इंडिया लाने के लिए उन्हें एक ऐसा प्रपोजल सबमिट करना होगा जिसे सारे मेंबर नेशंस और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट करे, एंड दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। साल्वे ने अपने प्रपोजल में एक रोटेशन पॉलिसी सजेस्ट की, जिसका मतलब ये था कि वर्ल्ड कप सिर्फ इंग्लैंड में नहीं बल्कि टर्न बाय टर्न हर मेंबर नेशन में ऑर्गेनाइज किया जाए। सो फॉर एग्जाम्पल इट कैन स्टार्ट विद इंडिया इन 1987 एंड देन गो टू ऑस्ट्रेलिया in 1992. For so many years, even though Australia ICC का एक बहुत ही पावरफुल मेंबर नेशन था, पर उन्हें आज तक वर्ल्ड कप होस्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और इंडिया का ये सजेशन उनकी एक अपॉर्चुनिटी थी। ऑन टॉप ऑफ दिस, साल्वे ने 1987 वर्ल्ड कप की हर पार्टिसिपेटिंग कंट्री को 42 lakhs का प्राइज मनी ऑफर किया, a sum that was 4 times more than England's offer. दिस वॉज ट्रूली अ मास्टर स्ट्रोक। इसके बाद इंग्लैंड ने बहुत कोशिश करी कि मेंबर नेशंस उनके फेवर में वोट करें, बट नथिंग वर्कड और सबने इंडिया के फेवर में वोट किया। दिस मीन्स दैट फाइनली द वर्ल्ड कप वॉज कमिंग टू इंडिया। अगले कुछ ही दिनों में वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड्स ने एक जॉइंट कमेटी अपॉइंट की, द इंडिया पाकिस्तान जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी। इन कमेटी मीटिंग्स में उन्होंने वर्ल्ड कप का स्केड्यूल, वेन्यू और एक्सपेंसेस एस्टिमेट करने शुरू किए, एक्सेप्ट they could not estimate what was coming next. On 31st October 1984, इंदिरा गांधी को ब्रूटली असैसिनेट कर दिया गया और अब उनकी जगह उनके सन राजीव गांधी लेने वाले थे। प्रॉब्लम ये थी कि राजीव गांधी के रिलेशंस धीरूभाई अंबानी के साथ उतने अच्छे नहीं थे जितने कि इंदिरा गांधी के थे, और उसका सबसे बड़ा रीजन था VP सिंह, जो राजीव गांधी की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे। VP सिंह ने अपने पहले कुछ ही मंथ्स में अंबानीज को इनकम टैक्स रिलेटेड इश्यूज के लिए बॉदर करना शुरू कर दिया था, और इस सिचुएशन में अंबानी का वर्ल्ड कप स्पॉन्सर ना करना ऑलमोस्ट कंफर्म था। मतलब अब वर्ल्ड कप तो होस्ट करना था, लेकिन फंड्स नहीं थे। इंडिया पाकिस्तान जॉइंट कमेटी के अकॉर्डिंग इस वर्ल्ड कप की टोटल कॉस्ट अराउंड 32 करोड़ थी, जिसमें से 2/3 यानी कि अराउंड 21 करोड़ इंडिया पे करने वाला था और 1/3 पाकिस्तान। इन 21 करोड़ में से 4 करोड़ BCCI को एज अ गारंटीड मनी पार्टिसिपेटिंग नेशंस को पे करने थी, और इस पेमेंट की डेडलाइन थी दिसंबर 1984। बाकी के एक्सपेंसेस जैसे ट्रैवल, एकोमोडेशन, सिक्योरिटी वर्ल्ड कप शुरू होने के बाद होने थे, और इन्हीं 21 करोड़ में से एक मेजर चंक धीरूभाई अंबानी एज अ स्पॉन्सर पे करने वाले थे। बेसिकली इन फंड्स को सोर्स करने के लिए BCCI के पास 3 एवेन्यूज थे। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट था डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप बाय अ कंपनी सच एज रिलायंस। दूसरा था रॉयल्टी मनी। ये वो फीस थी जो टीवी चैनल्स इन मैचेस को ब्रॉडकास्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजर्स को पे करते हैं। इन दिस केस रॉयल्टी मनी दूरदर्शन BCCI को पे करने वाला था। और तीसरा था टिकट सेल्स। प्रॉब्लम ये थी कि इन तीनों मेथड्स में से अभी सिर्फ एक ही वर्क कर सकता था, डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप, क्योंकि बाकी दोनों मेथड से फंड्स वर्ल्ड कप शुरू होने के बाद ही आ सकते थे। अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि धीरूभाई अंबानी ने अपनी डील विदड्रॉ कर ली थी और गारंटीड मनी पे करने की डेडलाइन पास आ रही थी। बट द प्रॉब्लम डजंट एंड हियर। BCCI को ये मनी इंडियन रुपी में नहीं बल्कि पाउंड्स में पे करने थे, मतलब 4 करोड़ नहीं 1.8 मिलियन पाउंड्स। एंड सो साल्वे एक नए स्पॉन्सर को ढूंढने लगे, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी नो अदर कंपनी वाज रेडी टू स्पॉन्सर अस। डेडलाइन बहुत पास थी और अब साल्वे के पास बस एक ही ऑप्शन बचा था, राजीव गांधी। आफ्टर लिसनिंग टू द एंटायर सिचुएशन, राजीव गांधी ने ये डिसाइड किया कि वो ये 1.8 मिलियन पाउंड्स साल्वे को इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स में से देंगे। दिस वाज अ बिग रिस्क, क्योंकि अगर साल्वे को कोई स्पॉन्सर नहीं मिला तो शायद ये मनी कभी वापस आएगा ही नहीं। लेकिन फिर भी राजीव गांधी ने ये रिस्क लिया। वो जानते थे कि अगर इंडिया ये वर्ल्ड कप होस्ट नहीं कर पाया तो वर्ल्ड स्टेज पे उन्हें बहुत ह्यूमिलिएशन सफर करनी पड़ेगी, एंड टू हिम that was not acceptable. Participating countries को guaranteed money पे करने के बाद the search for a new sponsor continued, और ऐसे ही 3 साल बीत गए। It was 1987. The World Cup was close और हमारे पास अभी भी कोई स्पॉन्सर नहीं था। इस कप से हम क्रिकेट की हिस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाने वाले थे और पूरा वर्ल्ड हमें देख रहा था। There was no way we could surrender. और इसलिए BCCI के पास जितने भी रिसोर्सेज थे उन्होंने वो सब वर्ल्ड कप प्रिपरेशंस में यूज करने स्टार्ट कर दिए, इन अ होप
that only a miracle could now save them. On 13th April 1987, this miracle happened. पिछले कुछ ईयर्स से वीपी सिंह और राजीव गांधी के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे और इसलिए उस दिन वीपी सिंह ने गांधी कैबिनेट से रिजाइन कर दिया। ये सुनते ही साल्वे मेड अ कॉल टू मिस्टर धीरूभाई अंबानी एंड दैट्स इट। बीसीसीआई को अपना स्पॉन्सर मिल गया, लेकिन अंबानी की एक कंडीशन थी। वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक एग्जीबिशन मैच ऑर्गेनाइज किया जाने वाला था और इस मैच में अंबानी राजीव गांधी के साथ बैठना चाहते थे। टू गांधी इट वॉज अ सिंपल कंडीशन एंड सो ही सेड यस, बट फॉर अंबानी It was a way to show the world his power और अभी तो बस शुरुआत हुई थी। सबसे पहले उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को 4 करोड़ वापस किए और फिर 1.5 करोड़ टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए पे किए, ऑफिशियली मेकिंग इट द रिलायंस कप। इनफैक्ट एक मीडिया इंटरव्यू में जब अनिल अंबानी से वर्ल्ड कप के प्लान्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला, दिस इज नॉट अ वर्ल्ड कप, दिस इज द रिलायंस कप। धीरे धीरे अंबानी बीसीसीआई की सारी प्रॉब्लम्स को बाय आउट करने लगे, जिसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी दूरदर्शन। इस वर्ल्ड कप के लिए दूरदर्शन को इंडिया का ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, जिसकी कॉस्ट उन्हें खुद बियर करनी थी एंड माइंड यू इट वॉज अ वुपिंग 30 करोड़। इसलिए उन्होंने बीसीसीआई को एक फिक्स रॉयल्टी पे करने से मना कर दिया। इंस्टेड उन्होंने बीसीसीआई को अपने टीवी एड रेवेन्यू का एक स्मॉल परसेंटेज प्रॉमिस किया और सभी क्रिकेट स्टेडियम्स की एडवर्टाइजिंग स्पेसेस का कंट्रोल दे दिया। नाउ बिफोर बीसीसीआई कुड वरी अबाउट सेलिंग दी स्पेसेस, ये सारी एडवर्टाइजिंग स्पेसेस अंबानी ने उनसे 2.6 करोड़ में बाय कर ली और फिर इनमें से कुछ एरियाज अलग अलग कंपनीज को हायर रेट्स में सेल कर दिए। इन हिज नेक्स्ट मूव अंबानी ने बीसीसीआई से वर्ल्ड कप का ऑफिशियल फैब्रिक सप्लायर बनने के राइट्स बाय किए, बट he did not stop here. After all, we are talking about the most iconic businessman of India. अंबानी ने फैब्रिक के साथ साथ बाकी सभी सप्लाईज के राइट्स भी बाय कर लिए और फिर उन सप्लाईज की रिस्पेक्टिव कंपनीज को ये राइट्स सेल करने स्टार्ट कर दिए, ऑफ कोर्स एट अ प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, कैमरा के ऑफिशियल राइट्स कैनन और मिनोल्टा को सेल किए गए, शूज के बाटा को और बैग्स के वीआईपी को। इस सबसे अंबानी प्रॉफिट्स तो अर्न कर रहे थे, लेकिन उनका मेन मोटिव अभी भी मार्केटिंग ही था। वो जानते थे कि एक वर्ल्ड कप जितना मार्केटिंग पोटेंशियल किसी और इवेंट में नहीं था एंड सो ही वांटेड टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अपने कैंपेन के लिए उन्होंने सभी टीम्स के कैप्टन्स को 1 लाख रुपए पे किए और ये एड्स टीवी पे रन करनी स्टार्ट कर दी। हियर्स अ क्लिप ऑफ विव रिचर्ड्स एडवर्टाइजिंग फॉर रिलायंस। The Ambanis wanted this World Cup to be the most spectacular cricketing event in history और इसलिए उन्होंने 2 यूनिक चीजें इंट्रोड्यूस की। पहली, उन्होंने इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को डिजाइन करने के लिए उन डिजाइनर्स को हायर किया जिन्होंने लास्ट ईयर फुटबॉल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी डिजाइन की थी। इस ट्रॉफी को गोल्ड प्लेटिंग दी गई, इसके टॉप को डायमंड से एडॉर्न किया गया और इसकी बॉडी पे हर पार्टिसिपेटिंग कंट्री के फ्लैग्स इनकॉर्पोरेट किए गए। इंग्लैंड ने जो ट्रॉफीज लास्ट 3 वर्ल्ड कप्स में ऑफर करी थी, उसके कंपैरिजन में ये ट्रॉफी काफी प्रीमियम थी। और दूसरी इनोवेशन थी अ क्लोजिंग सेरेमनी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री क्रिकेट वर्ल्ड कप में क्लोजिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई और रिलायंस ने इस सेरेमनी को उन्हीं कोरियोग्राफर से प्लान करवाया जिन्होंने LA ओलंपिक्स कोरियोग्राफ किए थे। द 1987 वर्ल्ड कप वाज अ बिग हिट। इंडिया ये वर्ल्ड कप तो नहीं जीती, but it sure won a lot of hearts and that was all because of धीरूभाई अंबानी। इस वर्ल्ड कप ने इंडिया को एक ग्लोबल रिकॉग्निशन दिया और उसके साथ साथ रिलायंस को एक पावरफुल ब्रांड के फॉर्म में एस्टैब्लिश कर दिया। Such was the brilliance of Dhirubhai's marketing strategy. That's it for today. For this episode, I refer to the book Cricket India Tales Untold by Raju Mukherjee and a few articles from India Today magazine. I'll see you in the next video. Till then, don't forget to like, share and subscribe to the channel.